हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी। होप शो अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। तो आज का हमारा टॉपिक है एंगल बिटवीन टू प्लेन्स। हमने दो लाइंस के बीच में एंगल निकालना सीखा था, लेकिन दो प्लेन्स के बीच में एंगल निकालना हमें नहीं आता। तो नहीं आता तो डरने की जरूरत नहीं है। अगर आपको दो लाइंस के बीच में एंगल निकालना आता है ना, तो आज का लेक्चर बहुत ही आसान होने वाला है। ठीक है, और मैं कहूँ बहुत ज़्यादा आसान होने वाला है। ठीक है, सिंपल। ओके, सो हमें क्या बात करनी है सिंपली कि दो प्लेन्स होंगे। फॉर एग्जाम्पल जैसे मैंने ले लिया भाई, एक प्लेन मेरा ये है, दूसरा प्लेन मेरा ये है। इन दोनों प्लेन्स के बीच में यानी ये वाला जो एंगल होगा, ये मेरा एंगल क्या होगा, वो मुझे फाइंड आउट करना है। तो एक छोटा सा कॉन्सेप्ट मुझे समझना है। अगर वो कॉन्सेप्ट मुझे समझ में आ गया तो फिर कुछ नहीं है इसमें। ठीक है, सिर्फ 1 मिनट का कॉन्सेप्ट है। क्या होगा, सिंपली देखो भाई, मैंने मान लो एक प्लेन बनाया, ये मेरा एक प्लेन है। ठीक है, और एक दूसरा प्लेन बना देता हूं यहीं से। सो लेट बी दिस समथिंग लाइक, ये मान लिया मैंने एक दूसरा प्लेन है। ये दो प्लेन है मेरे पास। मुझे इन दोनों के बीच का एंगल, जैसे मैंने आपको बुक से समझाया कि एक प्लेन मेरा ये वाला है, दूसरा प्लेन मेरा ये वाला है। मुझे इन दोनों के बीच का एंगल, मतलब ये वाला एंगल चाहिए। ये एंगल क्या होगा, सिंपली वो मुझे फाइंड आउट करना है। ठीक है, मतलब मैं बात कर रहा हूं इस वाले एंगल की। अगर मैं यहाँ पे एक लाइन ड्रॉ कर दूं ऐसे कि यहाँ, तो ये जो कॉमन ये वाला एंगल जो है, ये मुझे फाइंड आउट करना है अल्टीमेटली मैं बात बोलूं तो। ठीक है, होप से समझ में आया। ठीक है, तो 3D में थोड़ा सा विजुअलाइजेशन, जैसे मैं बोलता हूँ बार बार कि वो चाहिए मुझे, थोड़ा सा विजुअलाइजेशन क्या मुझे चाहिए। तो ये तो बहुत सिंपल है सर, एक प्लेन मैंने इसको माना, दूसरा प्लेन मैंने ये माना, और दोनों प्लेन्स के बीच के एंगल की मैं बात कर रहा हूँ। तो ये वाला एंगल मुझे चाहिए। अब ये एंगल क्या होता है और कैसे निकालेंगे, वो ध्यान से देखो। अगर मुझे पता है कि जब भी मैं इक्वेशन ऑफ प्लेन निकालता हूं, वहां पे नॉर्मल टू द प्लेन एक वेक्टर रहता है जो प्लेन के नॉर्मल रहता है, उसकी बात हम बहुत करते हैं। ठीक है, तो भाई ये एक प्लेन है, इसके नॉर्मल में भी दिस वेक्टर इज देयर, और इस प्लेन के नॉर्मल जो है में भी ये वेक्टर हो सकता है। तो मैंने बोल दिया कि दिस इज योर n1, जो कि प्लेन इस वाले प्लेन के यानी प्लेन P1 के परपेंडिकुलर है। ये मैंने बोल दिया दिस इज योर प्लेन P2, और इसके परपेंडिकुलर मेरा वेक्टर है सर n2। ये दो मेरे वेक्टर्स हैं जो इसके परपेंडिकुलर हैं। यस और नो? यस। और अल्टीमेटली मैं बोलूं तो ये वेक्टर कुछ ऐसे हो सकते हैं, मीन्स एक लाइन ही तो है ना अल्टीमेटली। यस और नो? यस। सो मुझे निकालना है ये वाला एंगल, मीन्स मैं बात कर रहा हूं इस वाले एंगल की, थीटा की। मैं बात कर रहा हूं इस वाले एंगल यानी थीटा एंगल के बारे में। ठीक है, तो ध्यान से देखो, मैंने ये परपेंडिकुलर क्यों बनाया, ध्यान से देखो। मैंने बोला सर ये भी परपेंडिकुलर इसके ऊपर, सर बिल्कुल। ये भी परपेंडिकुलर इसके ऊपर, सर बिल्कुल। सर ये तो एक क्वाड्रिलेटरल बन रहा है जिसके दो एंगल्स 90-90 हो गए, मतलब 180 हो गया। इसका मतलब ये और ये जो एंगल है, इन दोनों का सम क्या होगा सर, 180 डिग्री। तो अगर ये थीटा है तो दिस सिंपली बिकम 180 माइनस थीटा, और अगर ये 180 माइनस थीटा है, इसका मतलब ये एंगल अल्टीमेटली क्या आएगा मेरा सर, थीटा ही आएगा कि नहीं आएगा। ये सुनो, यस। तो इसका मतलब मुझे समझ में आ गया कि सर जो प्लेन्स के बीच में एंगल होता है, वही एंगल किसके बीच में होता है सर, वही एंगल उसके नॉर्मल्स के बीच में होता है। तो कुछ बच्चों के दिमाग में आ सकता है सर एक 180 माइनस थीटा, एक थीटा है, तो बेटा इस प्लेन में भी तो ऐसा ही होगा ना। ये प्लेन कुछ ऐसे होगा एक, ठीक है, दूसरा प्लेन मेरा ऐसे जा रहा होगा। तो एक एंगल, अगर ये वाला एंगल थीटा बन रहा होगा, तो दूसरा 180 माइनस थीटा होगा कि नहीं होगा सर, बिल्कुल होगा। तो यहां से सिर्फ एक सिंपल सी बात समझ में आती है मुझे कि अगर मैं दो प्लेन्स के बीच के एंगल की बात करता हूं, तो वही एंगल मेरा क्या होगा, उन दोनों पे जो नॉर्मल वेक्टर जो है उनके बीच का एंगल जो होगा, वही क्या होगा, प्लेन्स के बीच का एंगल भी होगा। दैट सिंपल सी थिंग। ठीक है, यानी अगर मेरे से बोला जाए कि दो प्लेन्स के बीच का एंगल क्या है, तो इट्स सिंपल कि सर उन दोनों के जो नॉर्मल है उनके बीच का एंगल निकाल लो। नॉर्मल मैंने क्या बोला सर, मैंने पहले का बोल दिया n1 और दूसरे का बोल दिया n2। ये मेरे नॉर्मल है, दो वेक्टर्स हैं, इनके बीच का एंगल कैसे निकाला जाता है। तो ये चीज हमने सीखी हुई है कि एंगल बिटवीन टू वेक्टर्स a एंड b, मेरे पास दो वेक्टर है सर a और b, उनके बीच का cos थीटा अगर निकालूं, कैसे निकालते हैं, उन दोनों का डॉट प्रोडक्ट डिवाइडेड बाय दोनों का मैग्नीट्यूड। क्या हमने ये वेक्टर्स में सीखा था कि एंगल बिटवीन टू वेक्टर्स कैसे निकाला जाता है। तो सेम कॉन्सेप्ट यहां पे भी यूज होगा। यहां पे वेक्टर्स क्या होंगे, नॉर्मल टू द प्लेन, दैट्स इट। ठीक है, तो मैं पूछता हूं n1 और n2 के बीच का एंगल क्या होगा सर, बहुत ईजी है। सिर्फ a की जगह मुझे क्या रख देना है, n1 रख देना है, b की जगह रख दूंगा मैं n2, डिवाइड बाय मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर n1, सॉरी into magnitude of vector n2। that's simple, that's become your angle between the planes। समझ में आया कि नहीं आया, कोई दिक्कत किसी को मेरे हिसाब से नहीं होनी चाहिए। इट्स इजी, इट्स वेरी 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 इजी। ठीक है, तो पहली बात क्या समझ में आनी चाहिए कि जो मेरे प्लेन्स के बीच का एंगल होता है, वही मेरे उनके नॉर्मल्स के बीच का एंगल होता है। क्लियर और नॉट, इट इज क्लियर। सेकेंड चीज क्या होती है,
कि भाई एंगल बिटवीन टू वेक्टर्स हमने निकालना सीखा हुआ है। अब यहाँ पे दो वेक्टर्स का काम क्या कर रहे हैं सर, वो काम कर रहे हैं मेरे दो परपेंडिकुलर वेक्टर, तो उनसे लेकर के ये फॉर्मूला मैंने पहले ही सीखा हुआ है। इसलिए मैं बोल रहा था कि अगर आपको एंगल बिटवीन टू वेक्टर्स और एंगल बिटवीन टू लाइंस आता है तो यहाँ पे चीजें मेरे लिए बहुत ही आसान हो जाएगी। इजी और नॉट, इट्स वेरी इजी, समझ में आया? ओके, सो एज यूजुअल जैसे हम लेते हैं ना कॉस थीटा, हम हमेशा इसका क्या लेंगे, मोड ले लो, हमेशा मोड। नीचे तो मैग्नीट्यूड अपने आप ही है, तो सिर्फ ऊपर वाले का क्या लगा दो, मोड। ऐसा हम क्यों करते हैं, क्यों, ताकि मेरा थीटा जो हमेशा क्या है, एक्यूट एंगल आए। थीटा क्या है मेरा, एक्यूट एंगल। इन जनरल हम एंगल जो बताते हैं वो क्या बताते हैं सर, एक्यूट एंगल बताते हैं, दैट्स सिंपल। ठीक है, तो बात हो रही है दो प्लेन्स और दो लाइंस के बीच में। जब बात वेक्टर्स की होती है तब हमारे पास एक स्पेसिफिक तरीका है चीजों को मेजर करने का, कि भाई दो वेक्टर्स के बीच का एंगल कैसे निकाला जाता है, तब मुझे इस मोड की जरूरत नहीं होती। ठीक है, क्योंकि वेक्टर मेरे कैसे हो सकते हैं, उनके बीच के एंगल एक्यूट भी हो सकता है, ऑब्ट्यूज भी हो सकता है, बट मेरे पास एक वे होता है उनका मेजर करने का एंगल। मैंने एक स्टैंडर्ड तरीका बनाया हुआ है, तो उससे मैं आराम से निकाल सकता हूं। बट इन केस ऑफ लाइंस मेरे पास उनकी कोई डायरेक्शन नहीं होती, कोई कुछ नहीं होता। ठीक है, तो अगर ये थीटा होगा तो ये अपने आप ही 180 माइनस थीटा हो जाता है, मतलब एक एक्यूट है तो दूसरा अपने आप ऑब्ट्यूज एंगल आता है। तो मैं कौन सा बताऊं, मेरा आंसर कौन सा होना चाहिए? दैट्स वाई जब भी हम एंगल बिटवीन लाइंस और प्लेन की बात करेंगे तो हमेशा इस थीटा की वैल्यू क्या होनी चाहिए सर, मेरी एक्यूट होनी चाहिए। और उसी को एक्यूट बनाने के लिए हम यहां पे मोड यूज करते हैं, सिंपली। क्लियर, होप शो इट इज क्लियर। हो गया भाई इतना। अब बात करें, यही चीज मेरी कार्टेशियन फॉर्म में भी तो आ सकती है सर, बिल्कुल आ सकती है। तो अगर मैं बोलता हूं कि वेक्टर n1 जो है मेरा, ये है सर मेरा a1 i कैप प्लस b1 j कैप प्लस c1 k कैप, वेयर a1 b1 एंड c1 आर द कार्टेशियन डायरेक्शन रेशियोज ऑफ वेक्टर n1। सिमिलरली मैं बोल सकता हूं n2 को बोल दिया मैंने a2 i कैप प्लस b2 j कैप एंड प्लस c2 k कैप, दैट्स सिंपल। ठीक है, बस यहां पे वैल्यूज पुट कर दो। ठीक है, आपको डायरेक्टली क्या डायरेक्शन रेशियो से मुझे क्या मिल जाएगा, cos थीटा मिल जाएगा। तो हर बार अगर मुझे वेक्टर n1 n2 अगर नहीं भी गिवन हो, ठीक है, या कंपोनेंट फॉर्म में गिवन हो, तो मैं डायरेक्टली ऐसे भी कर सकता हूं। तो पुट द वैल्यूज, n1 क्या है, इट्स वेरी इजी सर, a1 i कैप प्लस b1 j कैप प्लस c1 k कैप, और इसका मुझे डॉट प्रोडक्ट निकालना है किसके साथ, a2 i कैप प्लस b2 j कैप प्लस c2 k कैप। क्लियर, होल डिवाइड बाय द मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर n1 निकालना आता है, बिल्कुल सर, a1 स्क्वायर प्लस b1 स्क्वायर प्लस c1 स्क्वायर और पूरे का कर दो रूट डॉट। यहां पे करेंगे हम a2 स्क्वायर प्लस b2 स्क्वायर प्लस c2 स्क्वायर। होप शो ये सब जानते हैं, सिंपल, दैट्स इट। क्या मुझे डॉट प्रोडक्ट निकालना आता है सर, बिल्कुल आता है। क्या होगा, आई कैप वाली को आई कैप से मल्टीप्लाई करोगे तो क्या आ जाएगा, a1 a2 प्लस b1 b2 प्लस c1 c2 होल डिवाइडेड बाय क्या होता है सर, नीचे एज इट इज मेरा, सो दैट्स सिंपल, a1 स्क्वायर प्लस b1 स्क्वायर प्लस c1 स्क्वायर इनटू a2 स्क्वायर प्लस b2 स्क्वायर प्लस c2 स्क्वायर। तो जिन्होंने वेक्टर्स को ध्यान से पढ़ा होगा उनको समझ में आ गई क्या चीजें। ठीक है, तो ये मेरा डायरेक्ट फॉर्मूला हो गया अगर मैं वेक्टर फॉर्म की बात करूं। और यहां पे अगर मेरे पास डायरेक्शन रेशियोज हैं तो मैं डायरेक्टली भी cos थीटा निकाल सकता हूं, यानी एंगल बिटवीन टू प्लेन्स, और उसका क्या लेना है, cos लेना है, दैट्स सिंपल। क्लियर, होप सो इट इज क्लियर। तो ये बताओ, ये कोई नई चीज है कि यहां से यहां तक सिर्फ मैंने एक नई चीज पढ़ी, वो क्या पढ़ी कि दो प्लेन्स के बीच के एंगल की बात है, मतलब है उनके परपेंडिकुलर के बीच के एंगल, दोनों बातें एक ही होती है, कोई भी निकाल लो, योर आंसर इज देयर। क्लियर, होप सो इट इज क्लियर। अब यहाँ पे एक दो कंडीशन आ जाती है, कौन से वाली कंडीशन भाई जब मेरे प्लेन परपेंडिकुलर होंगे तब क्या होगा, परपेंडिकुलर मतलब दोनों के बीच का एंगल 90 डिग्री, 90 डिग्री मतलब cos 90 होता है सर 0। तो व्हेन जब दो प्लेन क्या होंगे मेरे परपेंडिकुलर होंगे तो क्या होगा, जब दो प्लेन क्या होंगे परपेंडिकुलर होंगे, प्लेन P1 इज परपेंडिकुलर टू प्लेन P2, इट मींस वी आर टॉकिंग अबाउट थीटा इज इक्वल टू 90 डिग्री। और cos 90 क्या होता है सर, cos 90 होता है 0। cos 90 0 अगर आप यहां पुट करोगे तो क्या होगा, दिस इज इक्वल टू 0। तो कोई भी टर्म जो है 0 कब हो सकती है, जब उसका न्यूमरेटर 0, डिनोमिनेटर तो कभी 0 नहीं हो सकता। इसका मतलब सिंपल सा तरीका आता है मेरे पास, द फर्स्ट थिंग इज n1 डॉट n2, वेक्टर n1 डॉट n2 मस्ट बी इक्वल टू 0, यानी इन दोनों का डॉट प्रोडक्ट क्या होना चाहिए, 0। सिमिलरली अगर मैं इस चीज की बात करूं तो यहां पे भी 0 रखोगे, तो सेम कंडीशन यहां पे आती है सर, कोई भी फ्रैक्शन जो है मेरा 0 कब हो सकता है, जब मेरा न्यूमरेटर 0 ना कि डिनोमिनेटर, डिनोमिनेटर कभी भी 0 नहीं हो सकता। इसका मतलब a1 a2 प्लस b1 b2 प्लस c1 c2 होल इक्वल टू 0। अब कुछ बच्चे बोलेंगे सर इसको उठा के उधर ले जाओ, इंटू 0 कर तो हो जाएगा काम।
ठीक है, ये बच्चों वाले काम होते हैं वैसे कि इसको ले जाके उधर, ठीक है। हम बड़े हो गए तो हमें समझ में आना चाहिए कि ये कभी जीरो नहीं होना चाहिए, ये जीरो तभी होगा जब मेरा न्यूमरेटर जीरो होगा। सो दिस इज द टू कंडीशन व्हेन द टू प्लेन्स आर परपेंडिकुलर। क्लियर, होप इट इज क्लियर, ठीक है। अब बात आ सकती है पैरेलल की भी। पैरेलल मतलब सर जब हम बात करेंगे पैरेलल मींस वी आर टॉकिंग अबाउट थीटा इज इक्वल टू 0 डिग्री, ठीक है। और थीटा जीरो होने का मतलब है cos जीरो होता है सर 1, ठीक है। cos जीरो क्या होता है 1, चाहे पाई हो, ठीक है। पाई के लिए क्या हो जाएगा cos पाई क्या होता है, इट इज -1, ठीक है। बट यहाँ वेक्टर्स की बात नहीं हो रही, यहाँ पे प्लेन्स की बात हो रही है, ठीक है। यहाँ पे किसकी बात हो रही है, दो प्लेन्स की बात हो रही है। दो प्लेन्स पैरेलल मतलब बी लाइक दैट, ठीक है। तो उनकी डायरेक्शन तो होती नहीं, तो इसलिए हम बोलते हैं पैरेलल मतलब थीटा इज 0 डिग्री सिंपली। तो इसका मतलब क्या होगा, इट्स वेरी सिंपल, वही होगा जो पहले ही करते आए थे, ठीक है। कि अब दो लाइंस पैरेलल कब होती है, ये वाला पोर्शन हटा दूं भाई, ठीक है। इसका मतलब मैं क्या बोल रहा हूं कि वेक्टर n1 एंड n2 अगर ये दोनों परपेंडिकुलर हैं तो इसका मतलब क्या होगा, दोनों वेक्टर्स क्या हो जाएंगे, सॉरी इसको मैं हटाऊं एक बार। तो दो प्लेन मेरे कुछ इस तरह से होंगे सर, एक प्लेन मेरा ये हो जाएगा और सेकंड प्लेन भी समथिंग लाइक दैट, और दोनों ही क्या है मेरे, दोनों क्या है मेरे पैरेलल है। जब पैरेलल होगा तो ये इसके परपेंडिकुलर वेक्टर है और मान लिया मैंने ये इसके परपेंडिकुलर वेक्टर है। तो अब मुझे बताओ दो लाइंस, दो पैरेलल लाइंस है, ठीक है, या दो पैरेलल प्लेन है, उनके अगर मैं दो परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ करता हूं उनके बीच में तो वो दोनों लाइंस क्या होगी सर, ये दोनों लाइंस भी पैरेलल होगी। इसका मतलब मेरा ये है कि n1 इज ऑल्सो पैरेलल टू n2, तो वेक्टर n1 जो है वो n2 के पैरेलल होगा, मतलब कोलिनियर होगा। और कोलिनियर की कंडीशन हम सब जानते हैं क्या होती है, इट्स वेरी इजी सर, a1 by a2 मस्ट बी इक्वल टू b1 by b2 एंड मस्ट बी इक्वल टू c1 by c2, यानी उनके कार्टेशियन रेशियो का रेशियो जो है प्रोपोर्शनल होना चाहिए। कार्टेशियन रेशियो क्या होना चाहिए, प्रोपोर्शनल होने चाहिए, या उनका रेशियो क्या होना चाहिए, हमेशा सेम होना चाहिए। सो ये कंडीशन काम करती है जब मेरे वेक्टर्स क्या होते हैं, पैरेलल होते हैं, ठीक है। इसको ब्रीफली मैंने समझाया भी था कि ऐसा कैसे होता है भाई। दो वेक्टर्स पैरेलल होने का मतलब क्या है, इट्स वेरी इजी सर, कि वेक्टर n1 जो है उसको मैं लैम्डा टाइम्स वेक्टर n2 की फॉर्म में लिख सकता हूँ, ठीक है। बस इक्विटी लगा दो यहाँ पे कि दो वेक्टर्स इक्वल कब होते हैं, इसके हर एक स्केलर कंपोनेंट क्या होना चाहिए, इक्वल। इट मींस अगर मैं इसके साथ लैम्डा लगाता हूँ तो दिस बिकम योर a1 इज इक्वल टू लैम्डा टाइम्स a2, तो यहाँ से क्या मिलेगा, a1 by a2 इज इक्वल टू लैम्डा। सिमिलरली आपको b1 by b2 लैम्डा मिलेगा, c1 by c2 लैम्डा मिलेगा, वही चीज़ को मैंने यहाँ लिख दिया। तो ये चीज़ें मैं पहले भी करवा चुका हूँ, होप शो आपको समझ में आ गई होगी। सिंपल, दैट्स इट। आज का लेक्चर एक तरह से और है, बस थोड़े 2-4 क्वेश्चंस देखने हैं तो देख सकते हैं, अदरवाइज ट्राई आप खुद से कर सकते हो, क्योंकि ये सारी चीज़ें आप पहले से सीख चुके हो। ये फॉर्मूला आपको पहले से आता है, ये भी आपको आता है, ये भी आपको आता है, ये कंडीशंस भी आपको पहले से आती है कि जब दो लाइंस परपेंडिकुलर होती है, लाइंस मीन्स प्लेन, ठीक है। प्लेन में परपेंडिकुलर भी तो लाइन ही है, ठीक है। तो अल्टीमेटली ये सारी कंडीशन हम पहले से जानते हैं। ध्यान रहे, जब भी बात लाइन की होगी, जब भी बात प्लेन की होगी, हम हमेशा जो एंगल आंसर में बताएंगे वो एक्यूट एंगल बोलेंगे, जब तक कि आपको स्पेशली बोला ना जाए कि ऑब्ट्यूज एंगल बताओ इन दोनों के बीच में। अदरवाइज क्या करेंगे, हम एक्यूट एंगल देंगे। बट इन केस ऑफ वेक्टर, जब आपको दो वेक्टर्स के बीच में एंगल निकालना होगा तो फिर जो उनका रूल होता है मीन्स दिस वन, इसी के साथ हम जाएंगे। और दो वेक्टर्स के बीच का एंगल हम जानते हैं कैसे निकालते थे कि सर या तो उसके इनिशियल पॉइंट सेम कर लीजिए या टर्मिनल पॉइंट सेम कर लीजिए, एज इट इज जाएंगे वहां। उस टाइम पे हम यहाँ पे मोड नहीं लगाएंगे। बट इन केस ऑफ प्लेन, इन केस ऑफ लाइन, हमेशा हम इस फॉर्मूले में मोड यूज करेंगे। क्लियर, होप इट इज क्लियर। सो चलो एक आधा क्वेश्चन देख लेते हैं। एक्सरसाइज 13.7 देखो, पहला दिया है मुझे, कौन सा पोर्शन हटाया जाए, ये हटा दूं, ठीक है। वैसे फॉर्मूले याद है मेरे हिसाब से, कुछ रखने की जरूरत नहीं, आपको फॉर्मूले याद होने चाहिए, और नहीं याद है तो फिर बड़ी चिंता की बात है दोस्त। इतना सब कुछ करने के बाद भी याद नहीं है तो मतलब याद नहीं, या तो पीछे आप पढ़े नहीं हो अच्छे से। सो द फर्स्ट का फर्स्ट पार्ट मुझे गिवन है, वेक्टर r डॉट i कैप प्लस 2j कैप प्लस माइनस k कैप इज इक्वल टू 3। पहला प्लेन ये गिवन है सर मुझे, ठीक है। एंड द सेकेंड वन इज योर r डॉट 2i कैप माइनस j कैप माइनस k कैप माइनस j कैप माइनस k कैप माइनस 1 इक्वल टू 0। यही है, यस। तो ये दो प्लेन गिवन है और मुझे क्या करना है सर, इनके बीच का एंगल फाइंड आउट करना है। तो सबसे पहले मेरे दिमाग में आना चाहिए, इस इक्वेशन को देखते ही पहले चीज आनी चाहिए कि ये किस टाइप की इक्वेशन है।
तो अगर मुझे दो प्लेन्स के बीच में एंगल निकालने मतलब मुझे उनके ऊपर जो दो परपेंडिकुलर वेक्टर है ना उनके बीच के एंगल निकालने हैं। तो वो दो परपेंडिकुलर क्या होते हैं? तो अगर मैं इस फॉर्म को याद करूं तो मुझे याद आएगा सर वेक्टर r डॉट वेक्टर n इज इक्वल टू होता है q। ये मेरी जनरल फॉर्म होती है किसी भी प्लेन की। यस और नो? यस। पहला अगर मैं ध्यान से देखूं r डॉट सम वेक्टर इक्वल टू 3, इट मींस ये तो r इंटू n इंटू इक्वल टू q की फॉर्म में है, कोई दिक्कत नहीं। सेकंड को ऑब्जर्व किया r डॉट n इज देयर बट -1 इज देयर, तो इस -1 को ले जाते हैं उधर, तो ये बन गया +1। तो अब ये दोनों जो है इस फॉर्म में मिल गई। ठीक है, तो आप लिख सकते हो बाय कंपेयरिंग दिस विद दिस यू गेट वेक्टर n1 क्या होगा मेरा सर i कैप प्लस 2j कैप माइनस k कैप, सिंपल। वहीं पे n2 क्या होगा सर, वो हो जाएगा 2i कैप माइनस j कैप एंड माइनस k कैप। बस आपको ये आइडेंटिफाई करना आना चाहिए कि n1 n2 क्या है। इसके बाद इसका काम खत्म हो चुका है। मेरे पास दो वेक्टर्स है, उनके बीच के एंगल निकालने हैं। तो एंगल बिटवीन n1 एंड n2 दैट इज योर cos थीटा। सो क्या होगा, कोई भी एक फॉर्म लगा सकते हो, या आप पहले कर सकते हो n1 डॉट n2 निकालो होल डिवाइड बाय क्या होगा सर, मैग्नीट्यूड ऑफ n1 n2 मैग्नीट्यूड ऑफ n2, दैट्स सिंपल। ठीक है, तो n1 डॉट n2 क्या मुझे दो वेक्टर्स का डॉट प्रोडक्ट निकालना आता है सर? बिल्कुल आता है, निकालिए फटाफट। 1 इंटू 2 दैट इज सिंपली 2, 2 इंटू -1 माइनस का 2, माइनस इंटू -1 दैट इज प्लस का 1, ऊपर का काम हो गया। मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर n1 तो आप चाहो तो इसको अलग से निकाल सकते हो। इसका मैग्नीट्यूड क्या होगा सर, स्केलर कंपोनेंट के स्क्वायर करके ऐड करना है और रूट करना है। तो यहाँ पे 1 का स्क्वायर 1, 2 का स्क्वायर 4, -1 का स्क्वायर अगेन 1 रूट, सो दिस बिकम योर √6। तो n1 का मैग्नीट्यूड तो आ गया सर √6। ठीक है, सॉरी, हो गया क्लियर? n2 का मैग्नीट्यूड निकालो, क्या आएगा, 2 का स्क्वायर सर 4, फिर -1 का 1, फिर -1 का 1, so ultimately again this is √6. Put the values, solve it. This 2 and 2 get cancel out, here get 1, √6 into √6 that you get 6. तो cos थीटा की वैल्यू क्या है सर 1/6। तो थीटा क्या आएगा, इट्स वेरी सिंपल सर, cos इनवर्स 1/6। ठीक है, अब कुछ बच्चे बोलेंगे सर हमने यहाँ मोड नहीं लगाया, लगाना चाहते हो लगा लो, बट अल्टीमेटली यू गेट प्लस का 1, तो अल्टीमेटली ये क्या रहेगा 1/6 ही रहेगा। ठीक है, तो अगर ये -1/6 आता तो भी मैं इसको +1/6 ही लिखता इस मोड की वजह से। दैट्स सिंपल, क्लियर? होप सो इट इज क्लियर। हो जाएगा, हो जाएगा। इसी क्वेश्चन को आप दूसरे फॉर्मूले से कर सकते थे। कैसे, a1 a2, यानी अब यहां से आपको आइडेंटिफाई करना चाहिए a1 क्या है, a2 क्या है, b1 क्या है। तो हम सिंपली बोल सकते हैं दिस इज a1 b1 c1 जो स्केलर कंपोनेंट है i j k के। सिमिलरली दिस योर a2 b2 एंड c2। सो अगर cos थीटा में दूसरा फॉर्मूला क्या था मेरा, दैट इज योर a2 प्लस b1 b2 प्लस c1 c2 होल डिवाइड बाय रूट ऑफ a1 स्क्वायर प्लस b1 स्क्वायर प्लस c1 स्क्वायर इंटू रूट ऑफ a2 स्क्वायर प्लस b2 स्क्वायर प्लस c2 स्क्वायर। वैसे दोनों बातों में कोई भी डिफरेंस नहीं है, यही काम हमने इसका डॉट प्रोडक्ट निकालने में किया। ये दोनों मैग्नीट्यूड थे, मैंने वो अलग अलग कर दिया, यहाँ पे आप इकट्ठा कर रहे हो, तो दोनों बातों में कोई डिफरेंस है क्या? कोई डिफरेंस नहीं। अब डायरेक्टली यहाँ वैल्यू रख सकते हो या फिर इनको अलग अलग निकाल के यहाँ वैल्यू रख सकते हो। निकाल लो फटाफट से। सो a1 इंटू a2 देखो फिर से क्या होगा, 1 इंटू 2 2, 2 इंटू -1 एंड -1 इंटू -1 दैट इज +1। यही तो है ये ऊपर वाला। इसका मैग्नीट्यूड ये वाला पोर्शन नीचे रख दो, वैल्यू निकालोगे, यही सब कुछ सेम आएगा, कोई दिक्कत नहीं है। इजी, इट्स वेरी इजी आई थिंक। ठीक है, नेक्स्ट देखिए। तो फर्स्ट 3 पार्ट्स आप कर सकते हो खुद से, हर इक्वेशन आपको इसी फॉर्म में मिलने वाली है। ठीक है, तो यहां से मुझे n फाइंड आउट करना आता है तो आपका काम सॉल्व है। ठीक है, अब इसको हटाते हैं। पार्ट नंबर 4 देखो, जहां पे आपको वेक्टर इक्वेशन की बजाय क्या मिलेगी, कार्टेशियन इक्वेशन मिलेगी। तो कार्टेशियन इक्वेशन क्या है आपके पास, 2x - y + z = 6। पहली इक्वेशन आपके पास ये है। दूसरी इक्वेशन है आपके पास x + y + 2z, x + y + 2z = 7। ठीक है, ये दो इक्वेशंस की मेरे। तो फिर से मेरे दिमाग में आता है, एक काम तो ये कर सकते हो, इनको वेक्टर इक्वेशन में चेंज कर लो। एक काम तो क्या कर सकते हैं, हम इसको वेक्टर इक्वेशन में चेंज कर सकते हैं। दूसरी चीज आपको सिंपल सी समझ में आ जानी चाहिए कि जब भी दो प्लेन की इक्वेशन इस टाइप से गिवन होती है, ठीक है, तो इक्वेशन कैसी होती है प्लेन की, अगर जनरल इक्वेशन की बात करूं, ax + by + cz + d = 0, हम ऐसे लिखते हैं। ये सुनो, यस। और ये a b c जो होते हैं मेरे, a b c जो होते हैं, ये क्या होते हैं सर, ये डायरेक्शन रेशियोज होते हैं। किसके, नॉर्मल टू द प्लेन के। जो मेरे
नॉर्मल वेक्टर होता है प्लेन के, उसके डायरेक्शन रेशियोज होते हैं। तो मेरा काम हो गया। इट मींस फर्स्ट वेक्टर के डायरेक्शन रेशियोज क्या क्या है, a1 b1 c1 मेरे पास क्या क्या है 2 सर, -1 और 1, यानी x y z के कोफिशिएंट लिख दिए मैंने। सिमिलरली a2 b2 और c2 क्या होगा सर, इट्स वेरी सिंपल, a2 इज 1 b2 इज 1 एंड दिस इज ऑल्सो 2। क्लियर? यस। तो बस निकाल लो cos थीटा। फॉर्मूला लिखने की जरूरत नहीं आती, डायरेक्टली कर सकते हैं। a1 इंटू a2 होना चाहिए, इन दोनों की मल्टीप्लाई, दिस इज 2 सर, -1 इंटू 1 यानी b1 इंटू b2 दैट इज -1, c1 इंटू c2 1 इंटू 2 दैट इज अगेन 2 होल डिवाइड बाय रूट ऑफ a1 स्क्वायर मतलब 2 का स्क्वायर प्लस b1 स्क्वायर मतलब -1 का स्क्वायर प्लस c1 स्क्वायर मतलब 1 का स्क्वायर इंटू रूट ऑफ a2 स्क्वायर प्लस b2 स्क्वायर प्लस c2 स्क्वायर। कर दिया सबका, सॉल्व करो, मोड लगा देना लगाना चाहते हो तो, बट ये पॉजिटिव वैल्यू आएगी, कोई दिक्कत नहीं है। 2 + 2 4, 4 - 1 दैट इज 3, तो ऊपर तो आ गया सर 3। 4 + 2 ये आएगा सर √6, ये भी आएगा √6, √6 इंटू √6 दैट सिंपली बिकम 6, 3 2 जा 6, यानी मेरी वैल्यू क्या आ गई हाफ, यानी cos थीटा की मेरी वैल्यू क्या आई सर हाफ। इसका मतलब थीटा की वैल्यू क्या होगी सर, cos थीटा हाफ कहाँ होता है, जब एंगल की वैल्यू क्या होती है 60 डिग्री, और वी कैन से π/3। दैट्स सिंपल, दैट्स योर आंसर। इजी, इट्स वेरी इजी, ठीक है, क्योंकि सारी चीजें आप पहले से ही कर चुके हो। दैट्स इट, हटा दो। चलो नेक्स्ट टाइप ऑफ क्वेश्चंस पे पढ़ते हैं। अब क्वेश्चन नंबर 2 ने क्या दिया कि शो दैट द प्लेन, दो प्लेन मुझे गिवन है आर परपेंडिकुलर, मुझे प्रूव करना है कि दो प्लेन जो है वो क्या है परपेंडिकुलर है। तो फर्स्ट इज r डॉट -i कैप -j कैप n प्लस k कैप इज इक्वल टू 3। द सेकेंड वन इज वेक्टर r डॉट 2i - j प्लस k, 2i कैप -j प्लस k कैप इज इक्वल टू 5। ये दो वेक्टर्स मुझे, सॉरी दो प्लेन मुझे गिवन है। शो दैट द प्लेन दिस एंड दिस आर परपेंडिकुलर, मुझे प्रूव करना है कि दोनों प्लेन क्या है परपेंडिकुलर। तो मुझे एक छोटी सी बात बताओ तुम कि दो लाइंस परपेंडिकुलर कब होती है, उनकी कंडीशन क्या है सर। सिंपल सी कंडीशन होती है जब a1 दो वेक्टर्स यानी a b परपेंडिकुलर कब होंगे, जब उनका डॉट प्रोडक्ट 0 होगा, पहली कंडीशन। दूसरी कंडीशन है सर a1 a2 प्लस b1 b2 एंड प्लस c1 c2 क्या होना चाहिए सर 0। ये दो कंडीशन अगर मुझे मिल जाए तो मेरा काम हो जाएगा, इनफ है, ठीक है। कि अगर दो चीजें मिल जाती हैं तो मैं बोल सकता हूं कि मेरे जो लाइंस है वो परपेंडिकुलर है। लाइंस मतलब मैं बात कर रहा हूं परपेंडिकुलर टू द प्लेन की, अगर वो परपेंडिकुलर है तो प्लेन अपने आप परपेंडिकुलर होंगे, ठीक है। तो वही काम करना है। अल्टीमेटली मुझे क्या निकालना है, फिर से cos थीटा ही निकालना है। क्या निकालना है, cos थीटा ही निकालना है, ठीक है। तो निकालो फटाफट से क्या आएगा। सो cos थीटा क्या आएगा सर, जो दो मेरे प्लेन थे उन पे मुझे आइडेंटिफाई करना होता है कि वहां पे n1 और n2 क्या है। क्या मुझे ये पता है सर, बिल्कुल r डॉट समथिंग जो होता है वही मेरा क्या होता है परपेंडिकुलर टू द प्लेन, द वेक्टर परपेंडिकुलर टू द प्लेन। तो मेरे पास n1 है n2 है, दोनों का डॉट प्रोडक्ट, ठीक है, यानी क्या आएगा n1 डॉट n2, और नीचे दोनों का मैग्नीट्यूड होता है। सिंपल इजी, निकालो n1 डॉट n2। -1 इंटू 2 ये आएगा सर माइनस का 2, -1 इंटू -1 प्लस का 1, 1 इंटू 1 अगेन प्लस का 1 होल डिवाइड बाय, ठीक है। अब चाहो तो निकाल लो, नहीं चाहते हो तो कोई जरूरत भी नहीं है, ठीक है। अब डायरेक्टली हम वैल्यूज भी लिख सकते हो, ठीक है, क्योंकि ऊपर क्या होना है -2 + 1 + 1 अल्टीमेटली इट इज 0। निकालना चाहते हो निकालो। इसका मैग्नीट्यूड क्या आएगा 1 + 1 + 1 मतलब √3। इसका निकालोगे तो 4 + 2 दैट इज √6, अल्टीमेटली आ गया 0 डिवाइड बाय √18, अल्टीमेटली दिस इज इक्वल टू 0। cos थीटा 0 मतलब थीटा इज इक्वल टू कब होता है 0, जब 90 डिग्री होता है, और वी कैन से π/2 होता है। इट मीन्स देयरफॉर वी कैन से दैट द प्लेन दिस एंड दिस आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर, दैट्स सिंपल। यानी अगेन मुझे थीटा ही निकालना था, अब मुझे प्रूव करना cos थीटा इज 0। तो देखो मैंने अल्टीमेटली n1 डॉट n2 आप डायरेक्टली निकालना चाहो, ये नहीं निकालना है आपको, ठीक है। तो अब डायरेक्टली क्या करोगे, देखो जो कंडीशन मैंने बताई थी कि मैंने क्या किया n1 डॉट n2 निकाला जो कि 0 निकला, तो यहां से मैं देयरफॉर बोल सकता हूं कि n1 इज परपेंडिकुलर टू n2, सो देयरफॉर द प्लेन p1 इज परपेंडिकुलर टू p2। सिंपल, मुझे मैग्नीट्यूड नहीं निकाला, मत निकालो, कौन बोल रहा है निकालने के लिए। सिमिलरली आप ये कंडीशन भी फॉलो कर सकते हो, नो प्रॉब्लम। चीजें क्लियर, होप इट इज क्लियर, बट आपको पता होना चाहिए। इन जनरल cos थीटा निकाल लेते हैं, निकाल लो, कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि कई बार वो आपको बोलते हैं चेक करने के लिए बोल देगा कि ये दोनों प्लेन परपेंडिकुलर हैं कि नहीं, वो चेक करके बताओ।
ठीक है, तो उस कंडीशन पे मुझे cos थीटा पूरा निकालना पड़ेगा, दैट्स इट। आज का लास्ट क्वेश्चन, दैट क्वेश्चन नंबर 3, सेकंड पार्ट आप खुद से कर लेना, सिर्फ कार्टेशियन इक्वेशन गिवन है भाई, ठीक है, वेक्टर की बजाय क्या है, कार्टेशियन इक्वेशन गिवन है। क्वेश्चन नंबर 3 इज, दो प्लेन मुझे गिवन है, आर परपेंडिकुलर, फाइंड द वैल्यू ऑफ लैम्डा। दो प्लेन है, कौन कौन से सर, आर डॉट 2i कैप एंड माइनस जे प्लस लैम्डा के। एक तो वेक्टर है मेरे पास, सॉरी एक प्लेन है मेरे पास ये इक्वल टू 5 एंड द सेकेंड वन इज प्लस 2j प्लस 2k। दूसरा प्लेन है मेरे पास ये वाला, ये दोनों एक दूसरे के क्या है सर, परपेंडिकुलर हैं। अगर ये दोनों एक दूसरे के परपेंडिकुलर है तो मेरे से पूछा गया है कि फाइंड द वैल्यू ऑफ लैम्डा, इस लैम्डा की वैल्यू क्या होगी, ठीक है, इजी, इट्स वेरी इजी। इफ द प्लेन P1 एंड P2, इसको मैं बोल देता हूँ P1, इसको मैं बोल देता हूँ P2, ठीक है। इफ द प्लेन P1 एंड P2 आर परपेंडिकुलर, देयरफॉर मैं बोल सकता हूँ कि N1 इज ऑल्सो परपेंडिकुलर टू N2, यस और नो, यस। N1 क्या है सर, ये वाला, N2 क्या है, ये वाला, लिख सकते हो सर, बिल्कुल लिख सकते हैं। इसका मतलब दो वेक्टर्स परपेंडिकुलर कब होते हैं, जब उनका डॉट प्रोडक्ट क्या होता है, 0। तो देयरफॉर मैं बोल सकता हूँ कि N1 डॉट N2 क्या होगा सर, 0 होगा। बस डॉट प्रोडक्ट निकालना आता है, निकालो फटाफट से। 2 3 जा 6, -1 इंटू 2 माइनस का 2, लैम्डा इंटू 2 दैट इज 2 लैम्डा, दिस मस्ट बी इक्वल टू क्या होना चाहिए सर, 0। 6 माइनस 2 4, 4 को तो ले जाओ, तो 2 लैम्डा इज इक्वल टू हो जाएगा माइनस का 4, 2 2 जा 4, इसका मतलब लैम्डा की वैल्यू क्या आ गई सर, -2, दैट्स सिंपल। सो लैम्डा की वैल्यू क्या होगी, -2, तब ये दोनों प्लेन क्या होंगे, परपेंडिकुलर, इजी, इट्स वेरी इजी। सिमिलरली सेकंड आपका कार्टेशियन इक्वेशन गिवन है भाई, ठीक है, 2x प्लस लैम्डा वाई, होप शो कर सकते हो, 2x प्लस लैम्डा वाई प्लस 5z, होप शो, यस, oh 3z इक्वल टू 5 इज देयर। पहला प्लेन मेरा ये है, द सेकंड वन इज योर x माइनस वाई प्लस 7 लैम्डा z इज इक्वल टू 3 इज देयर। अब इसने बोला कि ये परपेंडिकुलर है, तो मुझे क्या करना है, फाइंड आउट करना है, फाइंड द वैल्यू ऑफ लैम्डा अगेन, ठीक है, तो मुझे लैम्डा की वैल्यू निकालनी है। तो सेम कंडीशन ऊपर रखी हुई है, कर दो। क्या मुझे पता है A1 A2 क्या है सर, बिल्कुल, जो x की कोफिशिएंट है कुछ नहीं है मतलब 1, वो मेरे A1 A2 है, तो 2 इंटू 1 इज 1। B1 B2 क्या है, जो y की कोफिशिएंट है, तो लैम्डा इंटू -1 माइनस का लैम्डा। और C1 C2 क्या है सर, z के कोफिशिएंट, 3 इंटू दैट इज 21 लैम्डा इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 0, क्योंकि ये परपेंडिकुलर है। तो बस सॉल्व करो, दिस इज 20 लैम्डा इज इक्वल टू -1, मतलब लैम्डा की वैल्यू क्या आएगी, -1 डिवाइड बाई 20, दैट्स योर आंसर। इजी, इट्स वेरी इजी, इससे इजी कुछ नहीं हो सकता। इजी था, बहुत ज़्यादा इजी था, ठीक है। तो खूब सी चीज़ें क्लियर हैं, समझ में आई होगी। बहुत छोटा सा टॉपिक है, डबल स्पीड करके देख लेना चाहिए इसको, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। कोई भी डाउट हो कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। और कल हम बात करेंगे इक्वेशन ऑफ ए प्लेन पासिंग थ्रू ए पॉइंट एंड परपेंडिकुलर टू ए गिवन प्लेन और पैरेलल टू ए गिवन प्लेन। इस टाइप के इक्वेशन हम करने वाले हैं, घबराने की जरूरत नहीं, बहुत ही सिंपल, बहुत ही आसान तरीके से हम चीज़ों को करेंगे। अभी तक समझ में आ रहा है, आगे भी समझ में आएगा। बस छोटी छोटी बातें जो बताता हूँ उनको नोट डाउन करते जाओ, बाकी चीज़ें की दिक्कत नहीं होगी। तो होप सो चीज़ें समझ में आ रही है, समझ में आ रही है तो अपने दोस्तों को जरूर बताएं। अभी के लिए थैंक यू।